नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे सरकार जन जन के द्वार विपक्ष के सवाल की। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इन दिनों जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को सुचारू किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार 17 दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत 45 दिनों के भीतर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया जाएगा। आपको बता दें कि इस अभियान में सरकार के 23 विभाग एक ही जगह पर जनता की समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे और आवेदन की स्थिति, स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र लोगों के घर के पास ही उपलब्ध भी कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि प्रदेश का कोई भी परिवार सरकारी लाभ लेने से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से योजना को शुरू किया गया है। साथ ही जिस प्रकार से दूर दराज के लोगों को समस्याओं को लेकर दफ्तरों के चक्कर, साधन, समय लगाने पड़ते हैं, अब कई चुनौतियों का सामना करना अब तक उनको पड़ता था, उन सब से निजात दिलाने के लिए खुद सरकार ही अब जनता के बीच पहुंच रही है। सांसद, मंत्री, विधायक, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रधान व अन्य सभी प्रतिनिधियों को भी इस अभियान में भागीदारी रहेगी। सरकार का दावा है कि अभियान एक अच्छा नवाचार व एक अच्छी पहल भी साबित होगा। वहीं जहां एक ओर सरकार जनता की समस्याओं के निवारण के लिए अडिग है, विपक्ष को यह अभियान महज चुनावों को आते देख केवल एक दिखावा है। विपक्ष सरकार पर निशाना भी साध रहा है कि धरातल पर योजनाओं को कभी भी सरकार द्वारा उतारा ही नहीं गया। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार विपक्ष के सवालों पर कैसे उभर कर आती है और इस अभियान से आमजन को कितना लाभ मिलेगा। आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जनता की समस्याओं के निवारण और सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के जरिए सरकार का यह अभियान प्रदेश में सुचारू रूप से चल रहा है। सरकार का दावा है कि अब तक 50,000 से अधिक लोगों के द्वारा इस अभियान के तहत लगाए गए शिविरों में अपनी समस्याओं को बताया गया है, साथ ही आवेदन भी किया गया है। लोगों को उनकी समस्याओं को लेकर दर दर न भटकना पड़े, इसलिए सरकार खुद जनता के बीच पहुँचने का कार्य कर रही है, साथ ही इस अभियान को सार्थक भी बता रही है। देखिए, एक बड़ी संख्या में आपको 1-2 दिनों के अंदर ही, क्योंकि अभी तक इन शिविरों से 50,000 के लगभग लोगों ने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपने आवेदन किए हैं या अपनी समस्याएं बताई हैं। और ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये हमारा कार्यक्रम इसीलिए चलाया गया है कि दूर दराज के लोगों को जिला मुख्यालयों में, राजधानी में आने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, समय भी लगाना पड़ता था, साधन भी लगाने पड़ते थे और कार्यालयों को चक्कर लगाने पड़ते थे। उनको कार्यालयों को चक्कर न लगाने पड़े, उनको कोई परेशानी न हो, उनके घर के पास ही सरकार पहुंचे, इसलिए 45 दिनों का ये अभियान चलाया गया है। इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। उनसे भी हमने अनुरोध किया है, हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, वो भी अपने अपने जनपदों में, 2-2 जनपदों में जहाँ जहाँ भी उनका निर्धारित होगा उसमें जाएंगे। हमारे सांसदगण भी जाएंगे, विधायकगण भी जाएंगे। ये राज्य सरकार का जो एक कार्यक्रम है जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इसके तहत आज ब्लॉक सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पे विभिन्न 23 विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं और विभिन्न विभागों के द्वारा अभी तक 336 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है और अभी ये कार्यक्रम चल रहा है। लोगों के द्वारा जो विभिन्न सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही। प्रदेश सरकार जहां जनता की समस्याओं को दूर करने में मुखर नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि जनता के द्वार पर सरकार का अपनी योजनाओं को साझा करना केवल ये दिखाता है कि सरकार द्वारा योजनाओं को कभी धरातल पर उतारा ही नहीं गया। साथ ही ये अभियान विपक्ष की नजरों में आने वाले चुनावों के लिए टारगेट सेट करना नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि सत्ता पक्ष को अभियान का लाभ मिले न मिले, लेकिन अब जनता खुद उनको अपना जवाब इस अभियान में देगी। जन जन की सरकार कौन सी है? जन जन की सरकार अगर होती तो योजनाओं को धरातल पे उतारती। जन जन की सरकार यदि होती तो केवल दिखावे के लिए एडवर्टाइजमेंट देकर अपने जो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उनको ना दिखाती। और अब चुनावी वर्ष में
जन जन के द्वार पहुंचकर अपने कार्यक्रमों को बताना, ये बता रहा है कि जनता को पता ही नहीं, इसीलिए तो इनको जाना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो कार्यक्रम वर्तमान सत्ताधारी जो बीजेपी पार्टी है वो कर रही है, वो उनको अपना जवाब हर घर में मिल जाएगा, क्योंकि पूरे उत्तराखंड की जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है और बाहर के लोगों की जनता पार्टी है। ये उत्तराखंड की पार्टी नहीं है और इसको बाहर निकालने का काम करेगी। अब देखिए, विपक्ष के तो कार्य ही निराले हैं। अभी मैंने एक बाइट सुनी जिसमें महिला मोर्चा के लोग कहते दिखाई दे रहे हैं कि 2027 के लिए हमारे ये मुद्दे हैं। तो उनके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जब एक हत्या को, एक चीजों को मुद्दा बना रहे हैं अपने चुनावी एजेंडे को फिक्स करने के लिए, तो उनके बारे में क्या बोला जाए कि विपक्ष क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। मैं दूसरी बात अपनी सरकार पर आना चाहूंगी कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो कार्य हमारी धामी सरकार ने करना शुरू किया है। आपको बता दें कि नए साल 2026 की शुरुआत हो गई है। बीते साल में सरकार के सामने कई आपदा जैसी चुनौतियां भी आईं। वहीं विपक्षी दलों ने भी आने वाले चुनाव को देखते हुए कई बदलाव किए पार्टी संगठन में। सभी का मकसद बस एक ही है कि कैसे प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन किया जाए। इसी बीच सत्ताधारी दल भी 2027 में अपने साख बचाने के लिए अब इस तरह के आयोजन जन जन के द्वार कर जनता को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। वहीं विपक्षी दल सरकार की अब तक की नाकामियों को गिनवाने का काम जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में करने का दावा कर रहा है। ऐसे में देखना होगा जनता किसको और किन मुद्दों को लेकर किसके साथ 2027 के आगामी चुनाव में खड़ी दिखेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इंदुमान जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, बलवीर सिंह रावत जी हमारे साथ में उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, केंद्रीय महामंत्री संगठन आईटी प्रकोष्ठ की ओर से, और पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में है वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से, अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत संजीव वर्मा जी के साथ में कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में है। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? जनता के द्वार कार्यक्रम से क्या लग रहा है? जनता का रुख जो है वो बदलेगा, क्योंकि विपक्षियों का कहना है कि इस बार जनता समझ चुकी है और जनता जवाब देने के लिए 27 में तैयार है। गरिमा जी, देखिए, सरकार अपनी ओर से बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन उन कार्यों का लाभ जन जन तक पहुंचा, लाभार्थियों तक वो लाभ और सरकार की प्रत्येक योजनाएं पहुंची या नहीं पहुंची, वो जनता की उनमें कोई सजेशन, जनता के कोई सुझाव, जनता की कोई शिकायतें, जनता की कोई नाराजगी, जो भी है वो तमाम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, तमाम अधिकारियों तक पहुंचे और अधिकारियों के माध्यम से सरकार के मुख्य तक पहुंचे। इस प्रकार का एक मंतव्य लेकर ये कार्य आरंभ किया गया है। और उसमें हम चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे विकास की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी को भी चाहे छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, प्रत्येक 32 लाख जो परिवार हमारे उत्तराखंड के वासी हैं, उत्तराखंड में निवास करते हैं, उन सभी के पास घर घर जाकर हमारे तमाम अधिकारी, वो डीएम स्तर से लेकर उनके अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी, कर्मचारी, साथ ही विधायक, हमारे सांसदगण, मान्य विधायकगण और जितने हमारे जनप्रतिनिधि अन्य हैं, वो और पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जन जन तक जा रहे हैं। जनता को सरकार की प्रत्येक उपलब्धि के बारे में उनको बता रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, उन योजनाओं का उनको लाभ मिला या नहीं मिला उसका भी फीडबैक जनता से ले रहे हैं। और देखिए, कोई भी कार्य की सफलता इस बात पे निश्चित होती है, जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे पहले घर का जो मुखिया होता है उसका व्यवहार या उसका काम किस तरह का है, तो उससे ही नीचे के बाकी के घर के अन्य सदस्य भी एक प्रेरणा लेते हैं। और एक घर हमारे प्रदेश के मुखिया होने के
चलते और एक तरह से प्रदेश के अभिभावक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस कार्य का आरंभ किया था। प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक जिलों में जाकर जनता के साथ जिस प्रकार उन्होंने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया, जनता की समस्याओं को जाना और जो भी वहां पर जनता से शिकायतें मिली, उन शिकायतों का निवारण भी इंस्टेंटली अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए उन तमाम कमियों को दूर किया गया, उन शिकायतों को दूर किया गया। यही एक बड़ा कारण है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। सबका साथ सबका विकास को लेकर न किसी को कम न किसी को ज्यादा, सबके साथ एक समान न्याय हो, सबके साथ एक जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर हम लोग लगातार पूरी तरह से खरा उतरें। इसी बात को, इसी मंतव्य को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। जनता का विश्वास हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये एक बड़ा कारण है। जहां पर बोला जाता था कि एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, उस मिथक को भी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2017-2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता का आशीर्वाद मिला और यह आशीर्वाद लगातार कायम है, विश्वास लगातार कायम है। और 2027 में भी मैं सोचता हूं इससे भी अधिक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी होने वाली है। और आप ये देखें, कांग्रेस पार्टी जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, रोड मैप उनके पास विकास का कोई नहीं है, वो केवल और केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। नकारात्मक राजनीति से किसी का पेट भरता नहीं है। और जनता लगातार जिस प्रकार से उनको प्रदेश से और देश भर में लगातार नकार रही है, 2027 में भी कांग्रेस पार्टी का इससे भी बुरा हश्र होने वाला है। और हो सकता है कांग्रेस पार्टी की कुछ जगहों पर जमानतें भी जब्त हो जाए, तो मैं सोचता हूँ हैरानी वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हमारी जीरो टॉलरेंस की यहाँ पर सरकार चल रही है, 2 लाख करोड़ की योजनाएं, परियोजनाएं इस समय प्रदेश भर में गतिमान है। रेल का जो एक सपना होता था पर्वतीय अंचलों में, उस सपने को साकार करने की दिशा में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जिसका लगभग 80 से 90% काम कंप्लीट हो चुका है। और मैं सोचता हूँ आप दिल्ली देहरादून का जो हमारा एक्सप्रेस हाईवे, जिसमें दिल्ली से देहरादून का दूरी मात्र 2 घंटे रह जाएगी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो हमारा देहरादून, मसूरी वगैरह का आसपास के जितने क्षेत्र हैं, उसमें एक बेतहाशा वृद्धि होगी। यहाँ की जीडीपी में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, स्वरोजगार में वृद्धि होगी। जिस प्रकार से 26,000 नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है। और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका विजन 2025, जिन्होंने कहा था कि हमने इसकी प्राप्ति करनी है और इस सपने को लगातार साकार करने की दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और 2025 में तमाम ऐसी योजनाओं के ऊपर सरकार ने लगातार काम किया है। हम चाहे यूसीसी की बात करें, चाहे हम नकल विरोधी कानून की बात करें, चाहे अतिक्रमण विरोधी कानून की बात करें, चाहे धर्मांतरण विरोधी कानून की बात करें, ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में उत्तराखंड एक लीडिंग रोल में है। आज अन्य प्रदेश की लेकिन क्या इन सारी चीजों को आप प्रदेश की जनता ने स्वीकार कर लिया? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। प्रदेश की जनता क्या इन सारी उपलब्धियों को वाकई उपलब्धि मानती है, या उससे अपने अभी भी आसपास की चीजों से ज्यादा फर्क पड़ता है, उसके आसपास के स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दों से ज्यादा फर्क पड़ता है? ये बड़ी बात है। लौटेंगे सर, क्योंकि मुद्दे तो अंकिता भंडारी जैसे भी प्रदेश में उठ रहे हैं, जिनको लेकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इंदु मान जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, बहुत स्वागत मैम आपका। क्या कहना चाहेंगी? अब शिविरों में आम जनता की समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन चुनाव से पहले ऐसे शिविर तो खूब नजर आते हैं। क्या लग रहा है 27 से पहले क्या ये शिविर कुछ खास असर करेंगे, या वाकई आम जनता इस बार कुछ बदलाव करेगी? क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? जी, आप सबको नमस्कार। इस ठंडे दिन में देखिए, उत्तराखंड बिल्कुल लीडिंग रोल में है। जैसा कि अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड बिल्कुल लीडिंग रोल में है। लेकिन लीडिंग रोल में है खनन में, लीडिंग रोल में है आबकारी विभाग में, लीडिंग रोल में है
बेरोजगारी में। भूल गए आप। युवाओं को जो बिल्कुल दिशाहीन हो गए हैं, लीडिंग रोल में है वहां पर। शिक्षा व्यवस्था में लीडिंग रोल में है निचले स्तर पर, जहां ग्राफ नीचे जा रहा है। चिकित्सा में निचले स्तर पर है, जहां अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। लेकिन आज जो ये जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी ने पहले कभी नहीं चलाए। विधायक जो है लगाते हैं जनता द्वार, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग माहिर हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है बोलने में। आप इनको 4 घंटे बिना रुकावट के बुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज भी तेज उठाकर बोलेंगे। लेकिन इनको जो सच्चाई है, धरातल पर जो सच्चाई है, उससे नहीं है। जो जन जन के द्वार विधायक जो अधिकारी लोग बैठ रहे हैं, वो स्वयं मजबूर है काम ना करने के लिए। आम जनता को तो भटकना है, हम जानते हैं कि आम जनता उसमें जा रही है, उनकी सुनी भी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो कार्यशैली है, ये लोग माहिर हैं दिखावे में, ये लोग माहिर हैं गुमराह करने में। और इनकी कथनी और करनी कभी एक नहीं होती, लेकिन हाँ, कहते रहना है कि कथनी और करनी हमारी एक है। कथनी और करनी अगर एक होती तो जो मुद्दा आजकल वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने जो उठाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि केवल बिना मतलब के मुद्दे उठाते रहते हैं। अंकिता हत्याकांड कब हुआ था? उसमें इन्हीं के पार्टी के लोग भी इस्तीफा तक भी दे चुके हैं। कल ही मैंने एक पढ़ा, नाम तो मैं भूल गई हूँ, शायद अंकित नाम के कोई थे, जो महामंत्री पद से उन्होंने स्वयं अंकिता हत्याकांड के लिए सीबीआई की मांग की थी, मगर उसको नहीं सुना गया, या उनको लगा कि मेरी सरकार स्वयं मेरी बात को नहीं सुन रही है, तो उन्होंने पार्टी को छोड़ा। तो कौन से मुद्दे जनता के बीच ही लेकर जा रहे हैं? मैं जानती हूँ कि यदि कोई प्रमाण पत्र बनना हो, चाहे वो आयु प्रमाण पत्र हो, और आजकल सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है SIR का, क्योंकि हर तीसरे घर में, हर दूसरे घर में मैं कहूंगी कि वो जब जो 2003 की वोट लाने की जो बात करी जा रही, गरिमा जी, साधारण आदमी 2003 की वोट को कलेक्ट करने के लिए उन्हीं पेपर्स को एकत्रित करने में लगा हुआ है। हम जैसे लोगों को भी अगर हम दूसरी जगह चले जाएं तो हमारा इस जगह से उस जगह उन पेपर को लाना बहुत ही मुश्किल काम है। साधारण लोगों को तो उस बात का समझ में ही नहीं आ रहा। स्वयं मैं बता रही हूँ कि जो BLOs हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी से है या शिक्षा क्षेत्र से अध्यापक लोग लगे हुए हैं, वो स्वयं इतने परेशान है, वो स्वयं कह रहे हैं कि बहुत वोट कटेंगे। और मतलब कि बड़ी ताज्जुब की बात है, केवल जो अलर्ट है नागरिक, वो ही अपने वोट को बचा पाएगा, बाकी लोगों के। हमने तो अभी इस इलेक्शन में भी देखा, 25 में जो जनवरी में लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे मेयर वाले, उसमें बहुत लोगों के बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से वोट कटे हुए थे। तो जन जन के द्वार ये सरकार क्या लेकर जा रही है, हम बिल्कुल अनभिज्ञ। अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमें कुछ नजर नहीं आते। हाँ, ऑफ कोर्स दे आर वेरी एक्सपर्ट, पार्टी एक्सपर्ट है मीटिंग करने में, अधिकारियों को बैठाने में, और उसमें आके सांसद और विधायक लोग भी बैठ जाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। कल को वो बेचारे गरीब लोग जब वहां पर अपनी अपील, अपनी प्रार्थना पत्र लेकर वहां पहुंच रहे हैं, वो जब इनके पहले तो इनके 45 दिन पूरे हो जाएं। 17 दिसंबर को इन्होंने शुरू किया है, 45 दिन तक, क्योंकि अब इनका तो उद्देश्य एक है, किस तरह से अपने बात को, जनता को गुमराह कर। अभी इन्होंने धर्म की बात करी, चाहे वो धर्मांतरण का हो, धर्म की बात करे बिना तो इनकी कोई डिबेट पूरी होती नहीं। सारे देश को धर्मांधता के ऊपर डाल दिया है। धर्म राजनीति से किस लिए जोड़ते हैं? जाति को राजनीति से किस लिए जोड़ते हैं? अगर आपने विकास कार्य किए हैं, लेकिन आज आम जनता को भी इतना अंधा बना दिया है, इतना गुमराह कर दिया है कि केवल आप धर्म के नाम पर ही वो, मतलब कि मुझे कहना नहीं चाहिए, देखिए मैं स्वयं हिंदू हूँ, मैं भी धर्म को मानती हूँ, मैं भी कलावा बांधती हूँ, मैं भी टीका लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पे केवल दिखावा। मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ, लेकिन इनका उद्देश्य एक हो चुका है। चाहे आप इन लोगों के कमेंट देख लीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी के मुद्दे की भी बात कर रही है तो उसमें नीचे वो लिख रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। व्हाट इज दिस जय श्री राम? जय श्री राम कहने से अंकिता भंडारी के जो अपराधी हैं, जो VIP, सो कॉल्ड VIP का नाम आज के दिन उजागर हो रहा है, उसमें बिल्कुल
सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हो चुकी है और इनके नेताओं के ऊपर तक ये उथल पुथल ठीक है, आपस वो में मामला पहुंचा हमेशा हुआ है। से ही राजनीतिक इतनी लोगों से गरज- जुड़ा रहा है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, वो मामला हमेशा जी, से ही राजनीतिक लोगों को हमेशा से इम्पैक्ट उस पर डालता रहा। शायद यही वजह है कि वीआईपी के नाम को लेकर हमेशा ही विपक्ष आवाज उठाता रहा, लेकिन नाम वो कभी खुलकर सामने आया ही नहीं। ठीक है, जी, जी, जी। चलिए लौटते हैं मैम आपके पास में, और मेहमान भी हमारे साथ में, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वरिष्ठ नेता पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में, बहुत स्वागत सर आपका। थपलियाल जी, क्या कहना चाहेंगे? संजीव वर्मा जी ने कई उपलब्धियां गिना दी, उनका कहना है कि ये सारी चीजें जनता देखेगी और इनको स्वीकार कर रही है, जनता हमारे साथ है। अभी तक के चुनावों पर नजर अगर डाले तो कम से कम उनकी ये बात तो सच नजर आती है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी फिर से एक बार अंकिता भंडारी का मामला काफी तूल पकड़ रहा है, खुद महिला आयोग की ओर से भी अब इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से सियासी गर्मागर्मी इस मामले में शुरू हो जाएगी। क्या लग रहा है कि 27 में कितना असर डालेगी, और क्या ये जो उपलब्धियां संजीव जी ने गिनाई ये काफी हैं 27 के लिए? देखो, जिस तरह से ये चल रहे हैं, इनका जो राजनीति जो दिशा है वो बिल्कुल हिटलरी दिशा में चल रहे हैं, और जन उन्मुखी कदम इनके कुछ भी नहीं है। आज धीरे धीरे इनके मुंह का मुखौटा उतर रहा है, तो उसमें जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, उसको ये छू पाने में भी असमर्थ हैं। इनको जो तरह से पूरे राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो 3 मुख्य प्रॉब्लम होती है जनता की, उसको तो उसका हल इनके पास है नहीं। अब इन्होंने, चूंकि ये पूरी तौर से माफियों के लिए काम करते हैं, ये पूरी रूप से दिल्ली के मठाधीशों को लिए काम करते हैं, और उन मठाधीशों के लिए जब ये काम करते रहे हैं तो हम देखते रहे। हमने देखा कि बाहरी लोगों को किस तरह से पूरे ठेके ये बांट रहे हैं, किस तरह से पूरा संसाधन, चाहे वो हमारा रेत बजरी तक का काम हो, और चाहे हमारे जॉर्ज एवरेस्ट जैसी जमीनें हो, और चाहे हमारे अन्य जितने संसाधन हैं पहाड़ के, वो बाहर के लोगों को देते जा रहे हैं। ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा कि ये इस तरह के राक्षस बन चुके हैं कि इन्होंने हमारी बहु बेटियों की अस्मिता से भी खेलना शुरू कर दिया है, और हद तो तब होती है कि जब एक व्यक्ति की, एक इन्हीं के विधायक की आवाज पूरे उत्तराखंड क्या, पूरे देश क्या, पूरे दुनिया में सर्कुलेट हो रही है, लोग साफ साफ कह रहा है। यानी कोई अंधा भी होगा तो वो भी बोलेगा कि हाँ, ये सुरेश राठौर जो बोल रहा है, इस बोलने में सच तो है, बिकॉज वो बेबाक बोल रहा है। और वो जो बेबाकपन जो आया है सोशल मीडिया में, उसको जिस तरह से ये बचाव की स्थिति करते हुए, उसको गंभीरता से न लेते हुए, और इन्होंने शुरू से ही जिस अंकिता हत्याकांड, जो हमारी पूरी तरह से एक बेटी बेरोजगार के लिए आई थी, पहले महीने की तनख्वाह भी नहीं ले पाई थी, उसको इनके दरिंदों ने कैसे दबोचा, और उस बनंतरा में दबोचा जो इनका एक बहुत बड़ा अड्डा था, और वही अड्डा के माध्यम से ये कुर्सियां भी हासिल करते थे, टिकटें भी हासिल करते थे, और ये अपने बड़े बड़े नेताओं को संतुष्ट भी करते थे। लेकिन कुछ अभागे इसमें फंस गए, और वो जो बच्चे इन्होंने जेल में आगे करके डाले हुए हैं, और वो छुट्टी भी आते हैं घरों में, हम सब देख रहे हैं, मतलब वो घरों में भी आ रहे हैं अपने घर में। वो जो वो है पुलकित आर्या, वो तो हर छुट्टी में अपने घर में रहता है, क्योंकि जेल इनकी, सत्ता इनकी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अंकिता के साथ व्यवहार किया, वो सबने देखा दुनिया में, कि जिस दिन उस अभागी का पार्थिव शरीर श्रीनगर में जलाया गया, और उसमें इन्होंने जिस तरह से कोताही बरती, और सूर्यास्त के बाद लाखों लोगों के सामने बिना माँ बाप को दिखाए हुए उस बिटिया की इन्होंने चिता जलाई, हमने वो भी सहा, और हम ये हमको बहकाते रहे, ये हो गया, अब इधर हो गया, अब आपका सीबीआई की जरूरत ही नहीं है, यहाँ हमारी जो एसआईटी है वो तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। और आज इनके नेता ये सब कुछ सुनते हुए भी हमें बोल रहे हैं साक्ष्य लाओ,
तो साक्ष्य लाओ। तो जो सरकार सर्कमटेंशियल एविडेंसेस मौजूद होते हुए साक्ष्य न जुटा पाए, तो ऐसी सरकार को धिक्कार हो, धिक्कार। क्यों? क्योंकि इनका इतना बड़ा जो जमा पूरा पुलिस फोर्स है, LIU है, पूरी एजेंसियां जिस सरकार के पास होते हुए, और वो जनता एक बच्चे के रूप में होती है, और वो सब साक्ष्य बोलने, आज वो भी बोल रहा था, क्या उसका नाम, सुबोध उनियाल। मैंने कहा सुबोध, तेरा भी अंत लिखित है, क्योंकि अंकिता के मामले में जो कोई इस समय एक रोल पैदा कर रहा है, वो आदमी नहीं बचेगा उसका, क्योंकि उसकी आत्मा और हम लोगों की आत्मा इतनी जर्जर कर दी है कि जो जन द्वार कर रहे हैं, ये जन द्वार एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम का न सिर न पैर, जिस व्यक्ति को, जिस राजनीति को, जिस मुख्यमंत्री को अपने भूगोल का पता ना हो कि एक ब्लॉक को इनकी पूरी सरकार कवर नहीं कर सकती। क्या जन करेंगे? पहाड़ के ब्लॉक या इवन हमारा सहसपुर ब्लॉक जो कितना बड़ा है, और जिस तरह से हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में जन तक, यानी जो आदमी अपना कोई, इन्होंने बहुत सारे कागज पत्र में जनता को इन्वॉल्व कर दिया है, इतने कागज पत्र कि इनका आधार कार्ड भी अब किनारे हो गया। क्या क्या कब क्या बनाते हैं, हम फौजी हैं, हमारे स्मार्ट कार्ड कितनी बार बदलती, इनका धंधा है। ये किसी गुजराती को ठेका देते हैं और उस कार्ड में करोड़ों रुपए गुजराती कमा जाता है। मैं ये हल्की स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, इनका मालूम नहीं पैसे की भूख के साथ जमीन की भूख, जमीन की भूख के साथ जिस तरह से व्यवहार जनता को सता रहे हैं। अब वो परमात्मा ही, जो क्योंकि हिंदुस्तान में भगवान होता है, वही भगवान इन दरिंदों से हमें बचा पाएगा, नहीं तो हम तो हार गए हैं। इन्होंने इस तरह से धन बल के आधार पर इलेक्ट्रल बॉन्ड, फलाना बॉन्ड, जहां कहीं, यानी ये अपराधियों को भी 500 करोड़ रुपए लेकर छोड़ रहे हैं। जा बेटा घूमो। मैंने इसी सुद्धोवाला जेल से मैंने DP यादव को छूटते हुए देखा। ठीक है, तबला साहब लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान भी हमारे साथ में चर्चा में लगातार बने हुए, उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यूकेडी से भी हमारे साथ में बलवीर जी लगातार है, उनको भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, बलवीर सिंह रावत जी हैं हमारे साथ में, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत बलवीर जी आपका। बलवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड क्रांति दल इस बार किस उम्मीद के साथ 2027 की तैयारी कर रहा है? बलवीर जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। कर नहीं पाए। बलवीर जी, आप अनम्यूट करें ताकि हम आपको सुन सकें। नमस्कार गरिमा जी और के न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय उत्तराखंड जी। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार खाली एक मुहावरों की सरकार है, खाली एक ढकोसलेबाजी है, और जनता को जो है, उत्तराखंड की जनता को जो है बेवकूफ बनाने का कार्य उत्तराखंड की सरकार के द्वारा अभी किया जा रहा है। इसके अलावा नथिंग। अगर कोई सरकार वहां पे उत्तराखंड के अंदर में उसको जन जन के द्वार जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि जनता का जो है हर तरीके से भरोसा उठ गया है उत्तराखंड की जनता का। सीधा सा मतलब यही है कि अगर जनता के द्वार पे जा रहे हैं तो उन्हें पता है कि 2027 में हम आएंगे नहीं, और 2027 में आएंगे नहीं तो क्या कर रहे हैं वो लोग? मीडिया PR एजेंसी को हायर करके, मीडिया PR एजेंसी उनका जो है हर तरीके से उत्तराखंड के अंदर में प्रचार और प्रसार हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जब DM सुनता नहीं है विधायक की
आज ब्लॉक के ऊपर में ब्लॉक की योजना, अगर क्या, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या उत्तराखंड आज 25 साल हो गए उत्तराखंड राज्य को अलग राज्य बने हुए, लेकिन आज भी वही सड़क, सीसी मार्ग, रोड, इसके लिए ही लड़ाई हो रही है क्या? क्या ये सरकार ने क्या यही कार्य करने थे? उसके अलावा जो है कोई और कार्य नहीं किए जा रहे हैं। हर तरीके से महिला सुरक्षा के ऊपर में बात करें तो महिला सुरक्षा के ऊपर में तो इन्हीं के आज राजनेता चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि इसने किया, उसने किया। अंकिता भट्टारी वाला केस सभी के पास में है। इनका आशीष चमोली जो गोली मार दी उसने अपने आप को, वो सभी ने देखा किस तरह से इनका मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा चल रहा है। आज जो है 25% जो है कमीशन सीधा सीधा जा रही है। विधायक बोल रहे हैं कि हमसे जो है 30% कमीशन ली जा रही है। जब विधायक नहीं बच पा रहे हैं कमीशन देने से, तो बाकी लोग क्या करेंगे? जनता का क्या भला करेंगे वो लोग? सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये तो भूल ही जाओ। जल, जमीन, जंगल पे अधिकार किसका है? जल, जमीन, अधिकार पहले गांव में आग लग जाती थी तो स्थानीय ग्रामीण उसको बुझाने चले जाते थे। आज वहां पे जो है अगर वो लोग जा भी रहे हैं तो उनको पहले, अरे कहाँ जा रहे हो, पहले पकड़ के उन्हें जो है रोका जा रहा है। पानी उत्तराखंड का, गंगा जमुना आज उत्तराखंड की है, लेकिन पानी पे अधिकार है क्या उत्तराखंड की जनता का? बिल्कुल नहीं है। उसके ऊपर में बड़े बड़े डैम बना दिए गए हैं, सारे अन्य प्रदेशों को बिजली सप्लाई हो रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता को जो है डबल रेट पे बिजली मिल रही है। जहां पे जो है उत्तराखंड में बांध इसलिए बनाए गए थे पर्यावरण के अनुकूल और भूकंप रोधी जोन में, भूकंप आने की संभावना वहां पे सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां पे बड़े बड़े बांध बना दिए गए सिर्फ इसलिए कि वहां पे बिजली जो है सस्ती दरों पे मिलेगी, रियायती दरों पे मिलेगी। लेकिन आज जो है शहरों से ज्यादा दरों पे वहां पे उत्तराखंड में जनता को बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसके अलावा अगर शिक्षा की बात करूं मैं, तो आज जो है 36,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, प्राथमिक स्कूल। वहां पे अगर किसी कॉलेज में, अगर वहां पे विधायक, अभी सल्ट के विधायक के द्वारा तो जनता फिर इन सारी चीजों का जवाब क्यों नहीं देती भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में? वहां तो चीजें अलग रहती हैं। 2 कंप्यूटर वहां पे दान किए गए, उसका जो है वहां पे उनका श्रेय लिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि हमारे द्वारा जो है 2 कंप्यूटर दिए जा रहे हैं। चौखटिया में जो है स्वास्थ्य के लिए मिशन स्वास्थ्य पिछले 2 महीने से वहां पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज तक वहां पे मुख्यमंत्री जी गए नहीं है। तो केवल ये सरकार जो है घोषणाएं करती है, पीआर एजेंसी है, और पीआर एजेंसी का काम है केवल सोशल मीडिया पे 33,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 1,000 करोड़ रुपए का पिछली बार इन्होंने विज्ञापन डाला था कि हमने 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। कितना इन्वेस्टमेंट आया इनके पास? 10% का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। इन्होंने जो है सारा जो तराई क्षेत्र है वहां पे इन्होंने जमीनें सस्ती रियायती दरों पे औद्योगिक नीति लेके आए थे। कितनी औद्योगिक नीति बनी है इनकी? 600 प्लस सामान इन्होंने बोला था कि हम स्थानीय उत्पादकों से खरीदेंगे। कहाँ है आपके 600 प्लस सामान? कौन सा रोजगार मिला है? पूरी तरह जो है पहाड़ में 99% जो है पलायन हो गया है। शिक्षा के लिए तरस रहा है, स्वास्थ्य के लिए तरस रहा है, और बिजली, पानी, जल, जमीन, जंगल पे अधिकार पूरी तरह से लौटा जा रहा है। ऋषिकेश में परसों सारे के सारे लोग जो है धरना प्रदर्शन पे आ गए। क्यों आ गए? अंकिता भंडारी वाले केस से सीधा सीधा ध्यान हटाने के लिए इन्होंने स्थानीय नागरिकों के घरों पे बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। अरे वहां पे रिजॉर्ट बन रहे हैं, उन पे चलाओ ना बुलडोजर। रातों रात बन गए, उन पे चलाओ बुलडोजर। जो ऋषिकेश में जो दारू का ठेका है उसके लिए आपने पुलिस प्रशासन को लगा दिया पे हटाने के लिए, तो उसको संभालने के लिए, उसको हटाओ आप। तो दारू बेचो, पहाड़ों में शिक्षा स्वास्थ्य दो मत, और नारी सुरक्षा तो आपने देनी नहीं है। नारियों के साथ में खिलवाड़ आपने कार्य किया है। हर कार्य में बीजेपी नेता का नाम आता है। क्यों आता है? आज सल्ट में जो है नाबालिग लड़की के साथ में गैंग रेप उन्होंने किया, उसको दोषी क्यों नहीं हुए? अंकिता भंडारी के साथ में हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी जी डे 1 से और आज तक डटे हुए, लेकिन उन पे उल्टे केस हो गए और आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। कहाँ है आपकी सीबीआई जांच? कब आएगी वो गरीब लड़की कब बोलेगी कि मेरे को न्याय चाहिए? या गरीब लड़की की आत्मा चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। और उत्तराखंड, एक बात सुन लीजिए, उत्तराखंड है देवभूमि। हमें सरकार पे भरोसा कम है और न्याय प्रणाली पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार न्याय सुरक्षा तो सरकार के द्वारा देनी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही था देवभूमि में देवी देवताओं पे, लेकिन 4 धाम पे भी आपने लूटने का कार्य किया है।
पुजारियों के द्वारा। अरे सवाल तो मेरा वही है कि आप सारी जितनी बातें कह रहे हैं, ये सारी बातें क्या जनता को नहीं पता? क्योंकि चुनावों में जनता इन बातों का जवाब क्यों नहीं देती? बड़ी बात ये है मैडम, इस बार जो है सिर्फ SIR के द्वारा इन्होंने वोट काट दिए, तो जो लड़ाई होगी अभी 2027 में उत्तराखंड की जनता यही देख रही है कि आपने देवताओं को भी नहीं छोड़ा, उत्तराखंड के महिलाओं को नहीं छोड़ा, युवाओं को नहीं छोड़ा, पलायन बेरोजगारी की है। तो इसका जवाब जरूर उत्तराखंड की जनता 2027 में इस बार पूरी तरह से देख चुकी है। मन के साथ में इस बार बदलाव करेगी और बीजेपी को जो है उत्तराखंड के देवभूमि के पूरे देश से भगाएगी। ठीक है, ये बीजेपी करने से देवभूमि नहीं बचने वाली है, हिंदुस्तान नहीं बचने वाला। यहाँ पहले भी हिंदू रहे हैं और हिंदू राष्ट्र रहेगा और कोई बीजेपी की जरूरत नहीं है यहाँ। चलिए ठीक है, लौटते हैं सर आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, सारी बातें सच मान ली जाएं, लेकिन बस जनता का मानना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर बैठकर कुछ भी आरोप लगा दे, कुछ भी कह दे। अगर जनता का मन नहीं बदलता, चुनावों में जनता किसी के साथ खड़ी नजर आती है, तो जनता ही जनार्दन है, जनता ही सर्वोच्च है। उसके बाद फिर अलग लॉजिक्स जो है वो तैयार रहता है। हाँ। कि हम लोग वो जन की सरकार वाला जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं हम लोग अंकिता भंडारी पे फोकस कर रहे हैं। पूरी डिबेट मुद्दों पर बात हो रही है कि भाई एक अब जन की सरकार, जन के द्वार कार्यक्रम चल रहा है, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या वाकई लोगों को आप इन मुद्दों से या इन टैक्टिक्स से क्या समझा पाएंगे? क्योंकि इस बार कहा यह जा रहा है, विपक्ष का मानना है कि भाई इस बार जनता इन झांसों में नहीं आने वाली, वो असल मुद्दों पर फोकस करेगी और उनके आधार पर ही वोट देगी। देखिए गरिमा, जहां तक विपक्ष के आरोपों का सवाल है, निश्चित तौर पर वो उनका अधिकार है आरोप लगाने का, और वो लगा भी रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। वो कम से कम सरकार का ध्यान उन मुद्दों की तरफ खींच तो रहे हैं। लेकिन जहां तक देखिए, अगर ये उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर, आरती गौड़, इनकी क्लिपिंग और इनकी सोशल मीडिया पे लिखी हुई चीजें बाहर ना आती, तो मुझे लगता है कि अंकिता भंडारी वाला केस भी दोबारा से ठंडे बस्ते में चले जाता है। क्योंकि हम लोगों ने वो बड़े आंदोलन देखे हैं जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई, और उसके बाद वो आंदोलन चले, बहुत बड़े आंदोलन हमने देखे हैं। और लेकिन वो आंदोलन कहाँ चले गए? पिछला लोकसभा चुनाव उन्हीं आंदोलन के साए में हुआ और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और ऐसे देखिए, ये कहना कि अगर सरकार आपके द्वार तक आ रही है तो गलत कर रही है, मुझे नहीं लगता कि अगर बहुत सारे लोगों को जिनको अपने काम कराने में दिक्कत होती है, अगर वो इन शिविरों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको उन शिविरों के लाभ भी मिलता है, उनके प्रमाण पत्र बन रहे हैं, उनकी और समस्याएं दूर होनी है। तो ये भी देखना चाहिए कि 23 विभाग अगर उस शिविर में आ रहे हैं तो 23 विभागों से संबंधित जो काम है जनता के, वो उनमें फलीभूत हो रहे हैं, वहां जाकर उनको सफलता मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत काम है। ये एक ठीक है, हर सरकार की अपनी रणनीति होती है। कांग्रेस की सरकार थी तो उनकी अपनी रणनीति थी, लेकिन ऐसे कौन सी दिक्कतें आ गई कि सरकार पूरी तरह फेल है, उसके बाद पिछले 3 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2 स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव, ये सब भारतीय जनता पार्टी जीत के ले जा रही। तो आखिर सवाल ये नहीं कि सरकार ये है, सवाल ये है कि अगर विरोधी दल जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, अगर जनता उन मुद्दों को ऐसे ही नपक रही है, तो इतने दिन से भारतीय जनता पार्टी को इतनी कामयाबी क्यों मिल रही? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर मुझे लगता है कि विपक्षी दल को मंथन करना चाहिए। और क्योंकि 5 मूलभूत चीजें मैं हमेशा डिबेट में बोलता हूं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, निश्चित तौर पर इनमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों की तरफ आप जनता से जुड़े हुए सवालों को सीधे सीधे न उठाकर अगर रणनीति, अगर यह राजनीति दूसरी तरफ मोड़ेंगे, तो उससे मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हम हमेशा आज से नहीं, जब कोई बुलाता है ना आपको कोई सुनना पसंद करता है, आपका वहां के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी वो लोग हैं जो भारत विरोध में
लगातार षड्यंत्र करते हैं, जो जोर सोरेस की कंपनी के जो आप एक तरह से मोहरे बने हुए हैं। मैं सोचता हूं आपको शर्म आनी चाहिए। आपका जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार, आप बताएं कितनी बार आपके गांधी परिवार में संजीव जी, क्या गांधी परिवार पर हम चर्चा कर रहे हैं? आप कुछ भी बोल रहे हैं, गलत बात है। एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मुद्दे पर आइए। आप बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और उसके बाद ये कितनी बार आपने दीपावली का उत्सव मनाया, कितनी बार दशहरा मनाया, कितनी बार होली मनाई। हाँ, क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या फर्क पड़ता है इससे? इंदुमान जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आप लोग सिर्फ चर्चा इसी पर लेकर आते हैं। अरे देवभूमि में जिन चीजों पर चर्चा नहीं होती थी आप वो लेकर आ गए। फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सच में इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देश के लिए क्या कर रहे हैं वो बताइए। कौन दशहरा मना रहा है, कौन होली मना रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? आप सनातन विरोध की बात करते रहेंगे। सनातन पर चर्चा नहीं है। मुझे मत बताइए मैं सनातन विरोध पे चर्चा कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं भी सनातनी हूँ। मुझे बेहतर तरीके से पता है अपने धर्म को कैसे फॉलो करना है। उसके लिए मुझे नारे लगाने की जरूरत नहीं है कि मैंने होली मना ली, मैंने दिवाली मना ली। आतंकवादी बोलेंगे। आप चर्चा मुद्दे पर करिए ना। अंकिता भंडारी के मामले में सच क्यों छुपा लेते हैं आप? गरिमा जी, मैंने तो आपसे बार बार एक बात को बोल रहा हूँ। सर आपने बहुत अच्छी बातें बोली। मतलब आप मुझसे भी कह रहे हैं कि आप सनातन विरोधी बातें कर रही हैं। मैंने कह दिया क्योंकि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी होली मना रहे हैं या दिवाली मना रहे हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देश के लिए क्या कर रहे हैं इस बात से फर्क पड़ता है देश को। आप लोग ये सब करना बंद कर दीजिए। चलिए ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। इंदुमान जी आप बोले। संजीव जी रुक जाइए। आप संजीव जी रुक जाइए। आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, वैसे भी आपको बोलने का कोई मतलब नहीं है। अभी रुक जाइए। संजीव जी रुकिए, माफी चाहेंगे। इंदुमान जी आप आइए। इंदुमान जी आप बोलिए। गरिमा जी, आपने राहुल जी की बात की, तो राहुल गांधी जो देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं वो भी तो शर्मनाक है ना। छोड़िए सर, हम उस मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं। आप लोगों का ये बिल्कुल, मुझे इंदुमान जी की बात बिल्कुल ठीक लगी कि कुछ भी हो बस जय श्री राम बोल दो और उसके बाद सारे पाप धो लो। ऐसे नहीं चलता सर। प्रभु राम की भी ये सब सुनकर खुश नहीं होंगे। इंदुमान जी मैम आप बोलिए। मैंने ये बोलने से देखिए पहले ये बोला कि हम भी कलावा बांधते हैं, हम भी टीका एग्जैक्टली वो मुझे भी बता रहे हैं ना कि मैं सनातन विरोध की बात कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे नारे लगाने की मैंने होली मनाई है। इनके पास कोई विषय ही नहीं है जिसपे ये बात करें। क्योंकि जिस तरह से अभी बलबीर भाई ने सारी बातें कह दी कि पहाड़ में क्या हो रहा है, और हर इस तरह के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम क्यों आता है। अभी अरुण भाई कह रहे थे कि जनता के द्वार जाना कोई बुरी बात नहीं। मैंने भी यही कहा कि जनता के द्वार तो सरकार जाती रही है। पूरे 5 साल जाइए ना। चुनाव से पहले जनता की याद आती है, उसके पहले जनता कहाँ होती है? 10 साल आपकी सरकार रही, आपकी सरकार क्यों नहीं गई? ठीक है चलिए रुकिए। संजीव जी रुकिए। संजीव जी रुकिए। आप उनको सुनने दीजिए प्लीज। बोलिए मैम। के समय भी जनता द्वार लगा करते थे, अधिकारी भी लगाते थे। और सबसे विशेष बात देखिए, कांग्रेस के समय में जो जनता द्वार लगते थे, तहसील दिवस होता था, उसमें अगर कांग्रेस के समय में बता दूं, जब भी हरीश रावत जी के समय भी और तिवारी जी के समय में भी जब भी तहसील दिवस होता था, उसमें विपक्ष के नेता आकर स्टेज पर बैठते थे। आज आप देखिए, कोई भी अगर द्वार ये लगा ले, चाहे रामलीला मैदान में लगा ले या तहसील में लगा ले, उसमें विपक्ष का नेता घुस नहीं सकता। और घुस गया तो एक कोने में आम जनता की तरह खड़ा रहेगा, उसकी कोई सुनवाई वहां पर नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और वहां पे जो चलिए ठीक है, अरुण भाई की बात बिल्कुल सही है कि जनता को एक मौका मिलता है कि वो अपनी समस्या लेकर वहां पहुंच जाते हैं और कुछ छोटे मोटे मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्या इनको ये 2025 जनवरी 17 दिसंबर को याद आया? क्योंकि इनका काम है जो खनन हो रहा है, जो आबकारी की भी हम जो है पहले डिबेट कर चुके हैं। इनका उद्देश्य है पैसे इतने कमा लो कि पैसे से प्रेस का मुंह बंद कर दो। क्योंकि चुनाव में आप देखिए, एसआईआर का मुद्दा मैंने बोला, चुनाव जीतने के तो दूसरे रास्ते ये निकाल रहे हैं ना, जो अभी बाकी लोग भी बोलते हैं कि कैसे फिर बांग्लादेशियों की संजीव जी, जनता में हम बांग्लादेशियों की पैरवी करोगे, शर्म नहीं आती है आपको? बिहार की जनता ने आपको सबक सिखा दिया। हम बोले आपके बीच में, जनता ने आपको सबक बोले बांग्लादेश में बोले। संजीव जी बीच में मत बोलिए प्लीज, उनको कंप्लीट करने दीजिए। संजीव जी बीच में मत बोलिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। चलिए ठीक है सर, उनको कंप्लीट करने दीजिए। इसके पहले आपको भी जनता ने सबक सिखाया था। एक मिनट देखिए, ये अपने आप में जरा रहा है कि
क्या मतलब कि मुझे बोलने तक का अधिकार नहीं है संजीव वर्मा जी? बिल्कुल, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हाँ। आप हमें बोलने नहीं देंगे डिबेट में? आप ही बोल लीजिए। चलिए आइए आप बोलिए और बताइए। मैम प्लीज जल्दी से कंप्लीट कीजिए आप, प्लीज मैम, इसके लिए समय नहीं है, प्लीज। उपलब्धियां बता दीजिए ना कि कितना खनन हो रहा है, रातों को कितने डंपर चल रहे हैं, फ्लाईओवर कहाँ पर गिरने वाला है। मैं बता रही हूँ ना, काशीपुर के फ्लाईओवर में जनता वेट कर रही है कि किस दिन ये गिरेगा, तब जाके दूसरा काम होगा। और जनता तो जिता दे रही है ना। जनता क्यों जिता दे रही है वो आप और हम सब जान रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती पुलिस पर, जबरदस्ती ब्यूरोक्रेसी पर सब मजबूर है, हेल्पलेस है आज के दिन वो। और चुनावों के दौरान भी हम तो जनता के बीच में रह के देख रहे हैं कि अधिकारी लोग उसमें भी चले जाते हैं, क्या कहते हैं, वोटर रूम में। क्या ये अलाउड है? एजेंट बेचारे डर जाते हैं। तो ये सब होकर जो है इनको कुल मिलाकर 2026 में ये अपने सरकारों की चलिए ठीक है। अब 27 से पहले जनता जवाब देगी और जनता बताएगी कि आखिर जनता वाकई इस बार उसके मुद्दे क्या थे और उसने किन चीजों को ध्यान में रखा है और किन चीजों को नजरअंदाज किया है। क्योंकि आप सिर्फ सनातन का झंडा बुलंद करने से आप सरकार में नहीं बने रह सकते। बहुत अच्छी बात है, सभी अपने धर्मों को मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जनता की जिम्मेदारियों को पूरा करना ही शायद पहला धर्म राजनीति में कम से कम माना जाता है। तो अगर उसकी ओर ध्यान देंगे तो शायद बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, हम बात के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।